मोहम्मदाबाद गोहना में 5 लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी आए थे बसपा के कार्यक्रम में, लेकिन उतनी भीड़ नहीं जुटा पाए। ये तस्वीर बयां करता है। जब आपकी पहचान हो जाएगा कि आप एक पार्टी विशेष के लिए कार्य करते हैं, जिस तरह से आखिरी मिनट में प्रत्याशियों को बदला गया, तो वो दौर गया जब वोटर आंख बंद करके अपने नेता पर भरोसा कर लेते थे। अब वोटर भी देखने, सुनने, समझने लगे हैं, तो उसका परिणाम 1 तारीख के चुनाव में दिखेगा। 4 को परिणाम जब आएगा तो मऊ की जनता दिखी नहीं रही, तब बाहरी जनता थी। इसको कैसे देखते हैं आप? अब मैं तो देखा नहीं हूँ कि बाहरी जनता थी कि भीतरी जनता थी। अगर बाहरी जनता थी तो बसपा को चिंतन करना चाहिए। आजकल देखा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर राह चलते हुए लोगों को पर्ची बांट रहे हैं, ऑटो रिक्शा में घूम रहे हैं। इब्तदा इस खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हो गया ऐसे लोगों के बारे में जो कहीं लड़ाई में नहीं बात करना, और बात करने का मतलब बिना नेसेसरी जो जिनको आपने बताया राह चलते लोगों को पकड़ पकड़ के पर्ची बांट रहे हैं, ये दिन भी तो आ गए नहीं है जो सबसे बड़े पावरफुल समझते थे। तो जनता है, मैं चाहता हूं कि इन सब बातों पर कौन क्या कर रहा है छोड़कर जो सबसे बड़ी चिंता की बात है घोसी लोकसभा के लिए, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों की है। देखिए, हम लोग जिस इलाके से आता है, कोई इंडस्ट्रियल बेल्ट नहीं है यहाँ। मैं भी सुबह सुबह इंडस्ट्रियल एरिया से लौट कर आया। आप भी जाते होंगे, कहीं कुछ चल रहा है वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में? कुछ नहीं चल रहा है, नौकरी लग नहीं रही है। किसान हमारे यहाँ के छोटे छोटे हैं, 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा की तरफ तो है नहीं। तो जो बेरोजगार नौजवानों की फौज चल रही है, ये इसका दूरगामी दुष्परिणाम हो गया अगर इसको तत्काल समस्या का। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि बेरोजगार नौजवानों का जो फौज खड़ा हो रहा है, ये मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उस महामारी की तरह है जो समाज को खोखला कर देगी। जब घर में बेरोजगार नौजवान होंगे तो कलह बढ़ेगा, आपराधिक तत्वों के सॉफ्ट टारगेट होंगे। मजबूरी में खाली पेट जब होता है तो दिमाग वफादारी की बातें नहीं सोचता। इसलिए सबसे बड़ी जरूरत मेरे इसमें चिंता का विषय है यहाँ के बुनकर और नौजवान। बुनकर जब कहता हूँ तो इसलिए कहता हूँ कि ये किसान आत्महत्या करने के मजबूर हो गए जिस देश में, बुनकर कम से कम अपना रोजी रोटी कमा लेते थे, काम कर लेते थे। जो सरकार की नीतियाँ आई है उससे बुनकर उद्योग भी तबाही के दौर पे है। जरी का काम बंद हो गया, पलायन हो रहा, उस तमाम बातें। बाकी नौजवान जो हैं, कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट में जॉब मिल नहीं रहा है। चंद लोग जो किसी एक आध मंत्री के पकड़ कर ठेकेदारी करते रहते हैं, उसके अलावा पूरा लोकसभा किसी भी घर में जाइए, मैं जहां भी जाता हूं आप लोग को पूछता हूं कि 5 साल में इस गांव में किसी को नौकरी मिली, जवाब आता है नहीं। तो मैं चाहता हूं बस इस बात पर हो, रोड में तैयार हो, भाषणों से नहीं होता है, समझ रहे ना, भाषणों से नहीं होता है कि मैं भी यही खोलूंगा। आपको भी पता है मानक के हिसाब से यहाँ पीजीआई नहीं खुल सकता, मानक है ना। मैं पूर्वांचल राज्य बना दूंगा, मैं यहाँ राजधानी बना दूंगा। ये सब बातों के अलावा जो रियलिस्टिक बातें हैं, जो जमीनी बातें हैं, जो हकीकत है, उस पर बहस करें, सारे प्रत्याशी उस पर बात करें। और तो सत्ता में है तो सब कुछ संभव है। अब उनकी बात क्या करूं भैया मैं, अब उनको संभव है तो भाजपा से बुलवा दे एक बार कि जो ये कह रहे हैं वो कर देंगे। भाजपा के जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, घोषणा करा दें मंच से कि जो कह रहे हैं हम कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी ना। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां भीटी में कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान मन से बोल रहे हैं, प्रत्याशी महोदय भी बैठे हुए हैं, लेकिन सामने कुर्सियां खाली हैं। ये वही लोग हैं। जब मैं एक दिन चला गया था किसी ने अम्बेडकर जयंती का आयोजन किया था, वो हमारा कार्यक्रम भी नहीं था, गया था, धूप लगी थी, तो अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि देने के बाद बोलने के लिए बोल दिया, तो कुछ लोग कुर्सियों को छोड़कर पेड़ के नीचे बैठ गए थे। तो उसको इन्होंने अपनी बड़ी उपलब्धि मान ली, उस फोटो को वायरल कर रहे थे। कभी आईना देख लिया करें, कभी खुद से पूछ लिया करें। के बाद प्राथमिकता के आधार पर क्या करना चाहेंगे आप? और इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में जो लिखी गई है उन बातों को सरकार करेगी। मेरी व्यक्तिगत प्राथमिकता यहाँ होगी, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को, चाहे किसी भी वर्ग समुदाय के हो, के लिए नौकरी की व्यवस्था करना, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की व्यवस्था करना, उनके लिए ट्रेनिंग दिलवाना। जैसे मैं कई बार बोल चुका हूँ कि भर्तियां कर देने से नहीं हो जाएगा। आपके घर का नौजवान है तो मैं बोल दूंगा तो बीएसएफ नहीं भर्ती हो जाएगा ना। उसके लिए जो बीएसएफ के रिटायर्ड अधिकारी है, सेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनको मैं हायर करूं, जगह जगह ब्लॉक लेवल पर ट्रेनिंग दिलवाऊं, तो रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए ट्रेनिंग दिलवाऊं। जैसे आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, जो बच्चा खाली फोर्स में जा सकता है,
मैं उसी की तैयारी करवाऊँ। बच्चा देखिएगा, अगर बलिया में 100 होगा तो यहाँ 500 भर्ती होगा। यहाँ के लोगों को फिर नौजवान बच्चों को ट्रेनिंग सेंटर खुलवाऊँ। जैसे बुनकर, उदाहरण दे रहा हूँ, बुनकर उद्योग है, ये जन्मजात अपना बुनकर का काम जानता है, लेकिन इनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। अगर मैं कोई वोकेशनल ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग का कोर्स का सर्टिफिकेट दिलवा दूं तो शायद ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इनको नौकरी मिलेगी, आगे बढ़ेंगे और अच्छे से करेंगे, अपने काम को और बेहतर करेंगे। एक मैंने रिसर्च किया हुआ है, मैं हवाई बातें नहीं करता हूँ, मैं जमीन की बातें करता हूँ। इसी तरह जो हमारे बहुत मेरिटोरियस बच्चे हैं, मैं एक दिन गया था यहाँ लाइब्रेरी में, इतने बच्चे हैं, उनसे बहुत बात किया। उन मेरिटोरियस बच्चे, हर व्यक्ति, आप भी शायद अपने बेटे को दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में लाखों रुपया देकर और 1000 रुपया महीना देकर नहीं कोचिंग करा सकते, लेकिन अगर वो सुविधा मैं यहाँ उपलब्ध करा दूं तो साल भर में 5 IAS IPS भी यहाँ से हो जाए तो एक बड़ी उपलब्धि होगी और बच्चे मोटिवेट होंगे। तो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है यहाँ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार, और जो गाँव से सड़कों की जो हमने सड़कें बनाया था, इस सरकार के मंत्री आते हैं, दावे करते हैं, उपचुनाव में आपसे दावे किए, मैं बार बार का सारा गाँव का नाम लेता हूँ कि अब तो शर्म आएगा। ऐसे जाने कितने हैं। आदरणीय शिवपाल यादव जी ने उसको विधानसभा में उठाया था, आप सबने देखा था, लेकिन नहीं हो रहा है, वादे हो रहा है, बस चमक रहा है, डंका बज रहा है। बिजली के खंभों पर चाइनीज झालर लगा देने से विकास नहीं होता है, जमीन पर काम करने से विकास होता है। मुद्दे चुनाव में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातें की जा सकती जी, हैं, मुद्दों पर ही बात करो, भाषण दिए जा सकते हैं जी। मगर जो अरविंद राजभर की बात कर लिया जाए, चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात कर लिया जाए, वो जब भी आते हैं तो अखिलेश यादव को लेकर निशाना साधते हैं, वो जब भी आते हैं तो आपको लेकर निशाना साधते हैं कि ये चुनाव जीतते ही बंगलोर चले जाएंगे तो हैदराबाद चले जाएंगे। इससे क्या लग रहा है? तो देखिए, हताशा निराशा, उसके अलावा मैं क्या बोल सकता हूँ, ये उनकी सोच है। आप लोग गवाह है ना, जनता गवाह है ना, 10 सालों से कोरोना, लॉकडाउन, हर जगह मैं उन बातों को बार बार क्या दोहराऊं, जनता तो गवाह है, जनता ने देखा है, जनता जो हमारे बारे में बोलते हैं देखा है। उनका छोटा वाला लड़का तो आप किस भाषा का इस्तेमाल करता है, तो ये देखो, मैं बार बार आप मतलब हम लोग इंसान हैं, पॉलिटिकल पार्टी हो कुछ भी हो, अगर आपका, मैं आपको भी बोलता हूँ कि बगल वाला भाई साहब अगर आपके साथ दिन रात लगे हुए हैं, आपके सुख दुख में खड़े हैं, और ये आकर अचानक उनके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे तो आपको गुस्सा इन पर आएगा। तो वही गुस्सा जनता को इन लोगों के बारे, जितना मेरे बारे में बोलते हैं बोले, उनका संस्कार है, उनका अहंकार है। संस्कार और अहंकार राजनीति में नहीं चलता, ठीक है। क्या लग रहा है कि पूर्वांचल की राजनीति में अक्सर बोला करते हैं कि बहुत अच्छी पैठ है हमारी, 2800 सीटों का जीतने का दावा करते हैं, इस बार घोसी में राजीव राय के चक्रव्यूह में फंस गए ओम प्रकाश? जनता के चक्रव्यूह में फंस गए। राजीव राय तो जनता का चेहरा है, पैठ का परिणाम आप लोग गवाह हैं। जब हमारे साथ थे तो घोसी विधानसभा में, घोसी की सीट पर हम 21,000 वोट से जीते थे, और उनके साथ चले गए जो हार गए थे, तो उनकी हार बड़ी हो गई और हमारी जीत बड़ी हो गई। तो सोचिए कितने खतरनाक हैं ये। बसपा सुप्रीमो मायावती मऊ पहुंची, उन्होंने भाजपा और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा, कहा कि बसपा चुनाव खड़ा कर रही है हर जगह जहां उन्होंने। जी, हमने चुनाव नहीं खड़ा कर रही है, भाजपा से जो लिस्ट आ जाता है उसे प्रत्याशी खड़ा करती है, ये सबको पता है। जो लिस्ट आता है भाजपा से उसे प्रत्याशी खड़े हो जाती है। वो तो जाकर आकाश आनंद से पूछिए कि कितने खड़ा करे, वो बता देंगे। मगर जो घोसी में जो प्रत्याशी, जो सपा है, जो सत्ता में थी, तो वो बहुत जो भी लोअर लोग हैं उनकी आरक्षण फिक्स के साथ खेला की, मायावती जी मंच से बोल रही। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने तो बेच ही दिया ना। उन्होंने वोट को तो बेचने का काम किया, टिकट बेचने का काम किया। उन्होंने क्या किया? देखिए, मुझे आपके ऊपर उंगली उठाने का अधिकार तभी है जब मैं अपना खुद कुछ कर लूँ। इसीलिए मैं घोसी के मामले में ही आता हूँ। लगातार आप आलोचना करते रहें कि वो चले जाएंगे, आप लोग नहीं जानते। मैं आता हूँ तो मिलता नहीं हूँ आप लोगों से कि मैं कितने दिन यहाँ रहता हूँ, और मुझे पीड़ा है कि आप लोगों को, ये लोग मौसमी लोग हैं। आपने देखा 14 से हर चुनाव में कुछ नेता आए और चुनाव के बाद चले गए। एक शख्स है राजीव राय जो लगातार आपके बीच में रहा, तो आप काउंटर सवाल भी तो कर सकते हैं कि नहीं, हम तो नहीं देखते कि यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। 15-20 दिन तो रहता हूँ, 3 बार आता हूँ, 4 बार आता था, तो 4 दिन 5 दिन से कम तो कभी नहीं रहा, तो 15 दिन तो हो जाता है ना। तो अगर मैं क्षेत्र में 15 दिन हूँ तो मेरा उन लोगों की तरह मेरा धंधा तो है नहीं। मैं कमाता हूँ वहाँ से, तो ले आकर यहाँ के जनता की इलाज कराता हूँ, जनता को सुविधाएं देता हूँ, गरीबों को गोद लेता हूँ, अनाथ बच्चियों को पढ़ाता हूँ, शादी कराता हूँ। मेरा 2 नंबर तक का तो कोई धंधा है ना, तो जांच भी करा कर देख लिए। तो मेरा रोजी रोटी जहाँ है वहाँ से कमा कर नहीं लाऊंगा
तो इन लोगों की तरफ कहूंगा कि गाड़ी लूट लो, पैसा पॉकेट में रख लो, दरोगा को सेट कर लो, ये तो नहीं करूंगा, वो काम तो हमसे नहीं होगा। तो मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ, हाँ मैं पैसा बाहर से कमाता हूँ और आकर 15 से 20 दिन तक घोसी के गरीबों की सेवा करता हूँ। और अगर नहीं कमाऊंगा तो सेवा कहाँ से करूंगा? आप बताइए, अगर मैं नहीं कमाता तो कहाँ से कोरोना काल में दवाइयाँ, अनाज, राशन से मुफ्त कराता, कहाँ से मैं बाढ़ में करता, कहाँ से इतने बच्चों को गोद लेता, कहाँ से इनको पढ़ाता? तो बात इस पर होना चाहिए ना कि आपने क्या क्या नहीं किया। और बात कौन करता है? बात कौन करता है? जो कभी था ही नहीं। कोयलों पर असरफियों के मोहरे लगी, भाव ऊंचा किया बाजार का, पागल उसी को बनाया गया जिसने भाग उठाया बाजार का। मायावती जी ने मन से कहा है कि हमने यादव के एक नेता को जेल भेज दिया था अपनी सरकार में। यादव के नेता को जेल भेज दिया गया था, हमारी पार्टी में एमपी था। मायावती जी ने कहा, उन्होंने कहा कि गलत काम करने पे भी जाता है, ये इतना मेंशन करते रहे। उन्होंने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बताया, सुदृढ़ बताते हुए कहा कि मेरे ही अपने ही सांसद को हमने अपने कानून व्यवस्था के तहत उनको जेल भेजा था और अपने ही आवाज से। इसलिए पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र एक सीट पर सिमट गई, वो भी माननीय उमाशंकर सिंह जी। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अगर उमाशंकर सिंह की जगह कोई और होता तो जमानत जब्त हो जाता। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जीत दर्ज करी है, पार्टी के नहीं है। इतने अच्छे हैं और एक सीट पर सिमट आए। हमारे साथ जब थे तो हमारा वोट ले लिया और हम हमारे वोट जब हमारे जहाँ कैंडिडेट थे उन्होंने कह दिया कि भाजपा को दे दो। आंकड़े बता दे रहे हैं, अगर वो सही था तो विधानसभा में हकीकत कैसे आ गया? हमारा 3 गुना वोट बढ़ गया और सिमट गया। इस बार देखिएगा, इस बार नील बटा सन्नाटा होगा, खाता नहीं खुलेगा। इस बार से बसपा और भाजपा ए और बी टीम दोनों जो है, दोनों का सुपड़ा यहाँ साफ हो जाएगा। किस तरह से किसको अधिक नुकसान हुआ?